हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रवृत्तियों का वर्गीकरण संक्षिप्त रूप में कीजिए। तो रीतिकालीन काव्य की साहित्यिक विशिष्टताओं के कारण रीतिकालीन प्रवृत्ति का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 भागों में किया गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त या स्वच्छंद कविता धारा, वही है वीर काव्य और स्वतंत्र विषयों में के काव्य। ठीक है, फिर ये 4 भाग हैं। इन चारों का फिर वो पूरा वर्गीकरण दिया गया है कि रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिकालीन कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार के काव्य का विवरण दिया है। एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि इस प्रकार की रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते हैं। रीतिकार आचार्य कवि उनके मत में वे हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। इनका प्रमुख उद्देश्य या तो काव्य की शिक्षा देता है या किसी काव्य शास्त्रीय विषय का सौहार्द प्रतिपादन करता है। आचार्य नगेंद्र की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। जैसे बिहारी ने सतसई की रचना की। इसके विपरीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र को उनके रीतिबद्ध कवि न कहकर रीति सिद्ध कवि कहते हैं। या तो संपूर्ण रीतिकालीन कविता धारा की रचना रीति के नियम के अनुसार की गई थी। इस दृष्टि से 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है, एक लक्षण ग्रंथ तो दूसरा काव्य शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर लक्ष्य ग्रंथ है। कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ऐसे कवियों ने, दूसरे शब्दों में जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ के नियमों में बांधकर काव्य रचना की है, ऐसे कवियों को की ही रीति काल में अधिकता थी। वहीं उपरोक्त 2 वर्गों में बांटे गए हैं, एक तो आपके लक्षण ग्रंथकार और दूसरा लक्षण ग्रंथकार, लक्ष्य ग्रंथकार। तो जो लक्षण ग्रंथकार हैं वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया, उनमें आपके केशव, चिंतामणि, मतिराम भूषण, भिखारी दास देव, पद्माकर आदि कवि आते हैं। और लक्ष्य ग्रंथ वे कवि जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण किया, उनमें आपके बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, हट्टी आदि कवियों की गणना की गई है। अतः रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों प्रकार के कवि रीतिबद्ध कवि काव्य धारा के कवि थे। वहीं रीति मुक्त या स्वच्छंद कविता धारा तो ऐसे कवियों को जिन्होंने अपना ध्यान ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की ओर किया और ना ही लक्षण ग्रंथों की ओर किया, वरन स्वच्छंद काव्य की रचना की रीति मुक्त या स्वच्छंद कविता की धारा प्रभावित की रीति मुक्त कवि कहा जाता है। रीति मुक्त का सीधा अर्थ है कि यहाँ राधा धारा रीति परंपरा के साहित्य बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त है। रीति मुक्त नामकरण विवाद रहित है और निरापद है। ऐसे कवियों ने हृदय की भावनाओं के आधार पर श्रृंगार की कविताओं की रचना की है। स्वच्छंद प्रवृत्तियों का कवि अंतर्मुखी होता है, वह अपनी अनुभूति पर अधिक विश्वास करता है। देखिए घनानंद का काव्य। तो घनानंद के काव्य में उन्होंने कहा है कि अति सूदो स्नेह कुमारक जामे नेकु सियानप बाका नहीं कौन सी पाटी पड़े हो लाला मन लेहू पे देव छटाका। ऐसे कवियों में घनानंद, आलम आदि मुख्य रहे। इनकी कविता शुद्धता और श्रृंगार की उदात्तता का अनूठा उदाहरण है। वहीं वीर काव्य, तो वीर काव्य की बात करें तो यह प्रमुख रूप से रीति काल में श्रृंगार की रचनाओं की प्रधानता रही है। वीर रस के काव्य की रचना भी इस युग में हुई है, जो देशभक्ति और मातृत्व की भूमि प्रति उत्सर्ग भावना, आत्मगौरव की रक्षा का पाठ पढ़ा तो है। ऐसी कविता
लिखने के लिए कवि भूषण, गुरु गोविंद सिंह, जोधराज आदि उन्होंने श्रृंगार की रचनाएं केवल लक्षण ग्रंथों की रचना के लिए ही, अन्यथा उनसे परहेज रखा है। वीर आत्मगौरव के रचक शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के गीत गाए हैं। वही स्वतंत्र विषय की बात करें तो स्वतंत्र विषयों के काव्य उपरोक्त प्रवृत्ति के काव्य के अतिरिक्त रीतिकाल अन्य स्वतंत्र विषयों पर भी काव्य रचना की है। वैसे तो रीतिकाल में रीति ग्रंथ, श्रृंगार रस, नायक नायिका थे आदि की रचनाओं की भी अधिकता रही है। वहीं वीर रस प्रधान काव्य भी लिखा गया है, किंतु इसके अतिरिक्त वैराग्य, भक्ति, नीति विषयों का भी काव्य रचना हुई है। वृंदन गाया गया है, किंतु इसके अतिरिक्त वैराग्य, भक्ति, नीति आदि विषयों पर भी काव्य रचना हुई है। वहीं मृदंग के दोहे, बौधा के नीति संबंधी कवित्व, गिरधर की कुंडलियां इसी प्रकार की रचनाएं हैं। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति सिद्ध काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनकी विशेषताओं का परिचय देते हुए प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय दीजिए। तो रीति सिद्ध काव्य का अर्थ है कि रीति सिद्ध उन कवियों को माना जाता है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु लक्षण ग्रंथों को शास्त्रीय परंपरा के आधार पर काव्य रचना की है। अतः रीति से प्रभावित होकर भी ये ग्रंथ रीति ग्रंथ अथवा लक्षण ग्रंथ नहीं है, उन्हें लक्ष्य ग्रंथ कहा जाता है। लक्ष्य ग्रंथकार रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं और इस प्रकार के काव्य को रीति सिद्ध तो यहाँ के है कि रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा दी जाती है। रीति सिद्ध काव्य में मानव मन की उन्मुक्त भावना और जीवन के विविध पक्षों को आधार बनाकर काव्य रचना की जाती है और वे काव्य की रीतियों के अनुरूप होते हैं। अतः ऐसे ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इन कवियों ने एक ओर तो रीतिबद्ध कवियों की उदाहरण पद्धति अपनाई, तो दूसरी ओर रीति मुक्त कवियों की सहृदय भरी भावुकता को ग्रहण किया, अर्थात दोनों के समन्वय से शुद्ध काव्य का सृजन किया गया। वहीं रीति से ये निष्णात हो तो थे, पर रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, क्योंकि रीति इन कवियों को ना तो साध्य थी और ना ही साधन। इनके लिए मानव मन, भावनाएं, चेष्टा ही लक्ष्य थी। काव्य तो साधन मात्र था। कवियों के इसी वर्ग को रीति सिद्ध कवि कहा गया। उनके काव्य को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा दी गई है। अधिकतर मुक्तक प्रधान शैली में इसे मुक्तक या सतसई काव्य भी कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसे ही रीति सिद्ध कवियों को काव्य कवि कहा और काव्य कवि का प्रयोग उन कवियों के लिए कर रहे हैं जो रीति काव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्था बनाए रखने पर भी लक्ष्य ग्रंथों को प्रेरण लीन हुए, वरन स्वतंत्र रूप से लक्ष्य ग्रंथों को जिन्होंने रस मर्म के कवि का अभिधान प्राप्त किया है। साथ ही डॉक्टर नागेंद्र रीति परंपरा को भली भांति हृदयगत करके भी इन कवियों ने उसका शास्त्रीय विवेचन नहीं किया है। इसी कारण इन कवियों को रीति सिद्ध काव्य कवि नाम से भी अभिहित किया जाता है। साधारणतः इन कवियों का काव्य रीति बंधनों से मुक्त है, परंतु रीति और रसमर्मता के कारण रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों से अलग ये वे कवि हैं रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं तथा इनके निर्माण को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा के अभिहित किया है। वहीं रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य में अंतर। तो रीति सिद्ध और कवि वास्तव में कवि थे, आचार्य या गुरु नहीं। वे शुद्ध काव्य का प्रयन कर रहे थे। इसके विपरीत रीतिबद्ध काव्य में आचार्यत्व प्रतिष्ठा हेतु शास्त्रीय विवेचन की प्रधानता थी, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को कहने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते हैं। रीतिकार आचार्य कवि उनके मत में वे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रेरण किया। उनका प्रमुख उद्देश्य है तो काव्य की शिक्षा देना है या किसी काव्य शास्त्रीय विषय का सोहदाहरण प्रदान करना है। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध वे कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण इन कवियों ने किया है, वरन इसके अनुसार उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया गया है। किंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कवि मानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र का मत अधिक समीचीन है कि रीतिबद्ध काव्य वह है जो लक्षण और उदाहरण से युक्त है और आचार्यत्व की गुरुत्व की कामना से लिखा गया है, उसे हम लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं। साथ ही रीति सिद्ध
काव्य रीति के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करता है, किंतु लक्षण और उदाहरणों से युक्त नहीं है। भावना प्रधान स्वतंत्र रीतिबद्ध कवि परंपरागत संस्कृत काव्य शस्त्रावली सिद्धांत प्रतिपादन रूढ़ि को अपनाता है और लक्षण और उदाहरण शैली को ग्रहण करता है, जबकि रीति सिद्ध कवि का काव्य क्षेत्र सीमित होता है और रीति सिद्ध कवियों में कविवर, बिहारी, ब्रंदवैनी कवि, राजा शंभुनाथ सिंह, नेवाज आदि प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचे दे रहे हैं, जैसे कि बिहारी जी हैं। बिहारी जी के जो हैं वो आपके रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय था, परंतु वे प्रसिद्ध केशव दास के भिन्न थे। वहीं उनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महान महंत नर हरिदास के शिष्य थे, जिसके इनके जीवन से संबंध में एक दोहा दिया गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए कीने बुंदेलवाल, तरुणाई आई जैव मथुरा की ससुराल। फिर है कि विवाह उपरांत यानी कि विवाह के बाद ये मथुरा ही रहने लगे और ये जय सिंह के प्रिय कवि थे। उनका अन्यतम ग्रंथ इनकी सतसई है और कथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला ब्रज भाषा पर उनका अधिकार था। उन्होंने प्रेम और कला दोनों की ही बृहत सिद्धि पाई थी। वहीं व्रंद जो हैं कवि के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री रूपजी में मेड़ता के आकर बसे। उनका पूरा नाम वृंदावन था। इस वर्ष 10 वर्ष की अवस्था में काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। विद्या अध्ययन के बाद मेड़ता में इनका बड़ा सम्मान हुआ। जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह ने इन्हें कुछ भूमि प्रदान की। मुगल दरबार में इन्हें ख्याति मिली। उड़ीसा, बंगाल भी गए हैं। बाद में किशनगढ़ महाराज की सेवा में आ गए। इनके लिखे 16 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जो कि नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। इनके लक्ष्य ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखे हैं। इनके लक्ष्य ग्रंथ हैं, लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इसमें 12 मासा भाव पर पंचाशिला, नयन 85, पवन 85 और वही श्रृंगार, शिक्षा, यमक, सतसई रचनाएं रीति परंपरा की, परंतु रीति ग्रंथ नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपके कि नृप शंभु के संबंध में प्रचलित है कि ये सितारागढ़ वाले राज शंभुनाथ सिंह सोलंकी है। कुछ ही मान्यता है कि ये शिवाजी के पुत्र थे। शंभूराव इनको औरंगजेब ने 8 वर्ष की अवस्था में पंच हजारी पद प्रदान किया। बाद में शिवाजी के कारावास से भागते समय अपने पिता के साथ बनारस होते हुए महाराष्ट्र लौट गए। इन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं। हिंदी की धरोहर है, जिसमें न्याय का भेद, नखशिख और छत्रसाल शतक उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट काव्य रचना के रूप में छत्रसाल शतक की पर्याप्त ख्याति है। वहीं ब्रज भाषा काव्य परंपरा के नृप शंभु मराठी भाषी होते हुए देव और मतिराम के समकक्ष ठहराते हैं।